तो चलिए आज बात करते हैं एलिस इन वंडरलैंड की और ख़ास तौर पर उसके पहले चैप्टर की। हम ये देखने वाले हैं कि कैसे लुईस कैरल ने इतने कमाल के तरीके से हमें यानी पढ़ने वालों को एलिस के साथ हकीकत से खींचकर एक ऐसी जादुई दुनिया में फेंक दिया जहां कुछ भी हो सकता है। तो तैयार हैं? चलिए खरगोश के बिल में गोता लगाते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एलिस के इस एक सवाल से, बिना तस्वीरों या बातचीत वाली किताब का फायदा ही क्या है। ये एक लाइन ही हमें बता देती है कि एलिस के दिमाग में क्या चल रहा है। वो बोर हो चुकी है, एकदम ऊब चुकी है नियमों और लॉजिक से भरी इस दुनिया से। उसे कुछ मज़ेदार, कुछ रोमांचक चाहिए। ये सिर्फ एक बच्चे की बोरियत नहीं है, बल्कि उस जमाने की जो एकदम सख्त पढ़ाई लिखाई थी ना, उस पर भी एक तरह का तंज है। और यहीं से, बस यहीं से उसकी उस गजब की यात्रा की नींव पड़ती है। तो एलिस की दुनिया है कैसी? अरे बिल्कुल हमारी आपकी दुनिया जैसी। नदी किनारे बैठी है अपनी बहन के साथ। सब कुछ नॉर्मल है, प्रिडिक्टेबल है और सच कहूं तो थोड़ा बोरिंग है। और यही यही वो दुनिया है जिससे वो भागने वाली है। राइटर हमें ये फील कराना चाहते हैं कि एलिस की दुनिया कितनी साधारण है। दिन एकदम गर्म है और वो इतनी बोर हो चुकी है कि डेज़ी की माला बनाना भी उसे एक काम लग रहा है। ये जो शांति है ना, ये असल में आने वाले तूफान से पहले की शांति है। वंडरलैंड की क्रेजीनेस को समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि एलिस आखिर भाग किस चीज से रही। और ठीक उसी वक्त जब लगता है कि बोरियत के सिवा अब कुछ नहीं होने वाला, तभी कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। बस एक पल, एक ऐसा पल जो एलिस की दुनिया को हमेशा के लिए पलट कर रख देने वाला था। पहले तो कुछ खास अजीब नहीं लगता। एक खरगोश दौड़ता हुआ पास से निकला। ठीक है, होता है। उसकी आंखें गुलाबी थी। चलो ये भी मान लेते हैं, थोड़ा अलग है पर ठीक है। एलिस भी ज्यादा ध्यान नहीं देती। कहानी हमें धीरे धीरे, बिल्कुल आराम से उस अजीब दुनिया की तरफ ले जा रही है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो नामुमकिन है। खरगोश अपने आप से बड़बड़ाता है, अरे बाप रे, मुझे तो बहुत देर हो जाएगी। पर एलिस को इससे भी ज्यादा शौक तब लगता है जब वो अपनी वेस्टकोट की जेब से एक घड़ी निकालता है। सोचिए जरा, एक खरगोश इंसानों वाले कपड़े पहने और उसे टाइम की फिक्र हो रही है। बस यही वो पल था। एलिस की सारी बोरियत एक झटके में क्यूरियोसिटी में बदल गई और वो फौरन उसके पीछे भाग पड़ी। कहानियों में एक कैटलिस्ट होता है, मतलब वो चिंगारी जो पूरी कहानी को आग लगा दे। एलिस के लिए ये सफेद खरगोश वही काम करता है। वो एक पुल है नॉर्मल और एबनॉर्मल दुनिया के बीच का। उसकी इंसानी हरकतों ने एलिस को इतना अट्रैक्ट किया कि वो बिना एक पल सोचे उसके पीछे एक बड़े से बिल में कूद गई। ये भी नहीं सोचा कि बाहर कैसे निकलेगी। मतलब जिज्ञासा ने डर को पूरी तरह से हरा दिया था। तो अब शुरू होता है सफर का अगला हिस्सा, खरगोश के बिल में गिरना। और ये कोई आम गिरना नहीं है, ये एक ट्रांजिशन है। हकीकत से सपनों की दुनिया में जाने का, एक ऐसी जगह जहां दुनिया के पुराने नियम काम नहीं करते। नीचे नीचे नीचे, ये शब्द बार बार क्यों? क्योंकि ये कोई अचानक तेजी से हुआ हादसा नहीं है। ये गिरावट बहुत धीमी है, शांत है और बड़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है मानो समय रुक सा गया हो और ग्रेविटी तो जैसे छुट्टी पर चली गई हो। अब हम नॉर्मल दुनिया में नहीं रहे। और ये गिरना और भी ज्यादा अजीब हो जाता है जब एलिस अपने आसपास देखती है, अरे यहाँ तो अलमारियां हैं, किताबों की शेल्फ हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी घर के अंदर गिर रही हो, ना कि किसी गड्ढे में। उसे एक ऑरेंज मार्मलेड का जार भी मिलता है, पर वो खाली है। ये है वंडरलैंड का पहला स्वाद, एक उम्मीद और फिर हल्की सी निराशा। अब सोचिए, इस पूरी तरह से इलॉजिकल सिचुएशन में एलिस क्या करती है? वो वही करती है जो शायद हम सब करते, लॉजिक ढूंढने की कोशिश। उसे अपने स्कूल के सबक याद आते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में सोचने लगती है, भले ही उससे उनका मतलब ठीक से पता भी ना हो। ये दिखाता है कि वो अब भी अपनी पुरानी दुनिया के नियमों से बंधी हुई है। उन्हें एक ऐसी जगह पर फिट करने की कोशिश कर रही है जहां उनका कोई मतलब ही नहीं है। ये जो धीमी गिरावट है ना, ये कहानी के लिए बहुत जरूरी है। ये एलिस को और साथ साथ हमें भी इस नई अजीब दुनिया के लिए मेंटली प्रिपेयर करती है। यह हमें धीरे धीरे ये एक्सेप्ट करने में मदद करती है कि हाँ, अब यहां कुछ भी हो सकता है। और फिर धड़ाम, एलिस सूखी पत्तियों के ढेर पर आकर गिरती है। गिरना खत्म, वो अब वंडरलैंड में है। और यहां आते ही उसका सामना होता है अपनी पहली पहेली से, एक ऐसी चुनौती जो आगे आने वाली हर चीज का टोन सेट करने वाली है। वो एक लंबे से हॉल में है जिसमें कई दरवाजे हैं, सब बंद। तभी उसकी नज़र एक पर्दे के पीछे छिपे एक नन्हे से दरवाजे पे पड़ती है। मुश्किल से 15 इंच ऊंचा होगा।
और फिर उसे मिलती है एक छोटी सी सुनहरी चाबी जो उस दरवाजे में बिल्कुल फिट बैठती है। दरवाजे के पार एक बेहद खूबसूरत बगीचा है, पर वो उसमें जा नहीं सकती। मंजिल इतनी पास है, फिर भी कितनी दूर। और यहीं पर हमें वंडरलैंड का असली रंग दिखना शुरू होता है। यहाँ हर सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। दरवाजे हैं तो चाबी गलत है, सही चाबी मिलती है तो दरवाजा गलत है, और जब दरवाजा और चाबी दोनों सही मिलते हैं तो एलिस खुद ही दरवाजे के लिए बहुत बड़ी है। ये तो एक कभी ना खत्म होने वाली पहेली जैसा है। और यहाँ हम देखते हैं कि एलिस कैसे बदल रही है। वो ये नहीं सोचती कि अरे ये तो नामुमकिन है, नहीं, वो सोचती है काश मैं एक दूरबीन की तरह छोटी हो पाती। मुझे लगता है मैं हो सकती हूँ, बस मुझे ये पता चल जाए कि शुरू कैसे करना है। मतलब वंडरलैंड का असर उस पर होने लगा है। और कमाल की बात यह है कि उसकी ये इच्छा लगभग तुरंत ही पूरी हो जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये जादुई बदलाव अपने साथ क्या नई मुसीबतें लेकर आता है। अचानक मेज पर एक बॉटल आ जाती है जिस पर साफ साफ लिखा है मुझे पियो। लेकिन एलिस अभी भी सावधान है। उसे वो कहानियां याद हैं जिनमें बच्चे अनजान चीजों को हाथ लगाकर मुसीबत में पड़ जाते हैं। तो वो पहले बॉटल को अच्छे से देखती है कि कहीं उस पर जहर का निशान तो नहीं बना। वो अभी भी पूरी तरह से वंडरलैंड की नहीं हुई है। जब उसे जहर का कोई निशान नहीं मिलता तो वो उसे पी लेती है, और इसका स्वाद बड़ा ही अजीब है। चेरी, टार्ट, कस्टर्ड और टर्की सब एक साथ। और फिर वो महसूस करती है कि उसकी इच्छा सच हो रही है। जैसा एलिस खुद कहती है, ये कितनी अजीब सी फीलिंग है, मैं पक्का एक दूरबीन की तरह बंद हो रही हूं। और वो सचमुच एक दूरबीन की तरह छोटी हो जाती है, सिर्फ 10 इंच की। अब वो दरवाजे के लिए एकदम परफेक्ट साइज की है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, है ना? या शायद नहीं। बिल्कुल, वंडरलैंड का यही तो नियम है। हर सॉल्यूशन एक नई प्रॉब्लम लाता है। दरवाजे से निकलने के लिए वो एकदम सही साइज की हो गई है, पर अफसोस उसने वो सुनहरी चाबी तो मेज पर ही छोड़ दी थी। और अब वो उस तक पहुंचने के लिए बहुत छोटी है। वो फिर से फंस गई है। और यहां एलिस एक बार फिर अपना दिमाग इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार वंडरलैंड के नए नियमों के हिसाब से। उसे एक केक मिलता है जिस पे लिखा है मुझे खाओ। अब वो सोचती है, ठीक है, अगर ये मुझे बड़ा करता है तो मैं चाबी तक पहुंच जाऊंगी, और अगर ये मुझे और भी छोटा कर देता है तो शायद मैं दरवाजे के नीचे से ही निकल जाऊं। उसका गोल एकदम क्लियर है, चाहे कुछ भी हो, बगीचे में तो पहुंचकर रहूंगी। और बस यहीं पर पहला चैप्टर हमें छोड़ देता है, एक ऐसी नामुमकिन सिचुएशन में जहां चाबी पहुंच से बाहर है और पैरों के पास एक रहस्यमयी केक रखा है। एलिस अपनी किस्मत इस जादुई केक के हवाले करने वाली है। तो उसका अगला कदम उसे उस खूबसूरत बगीचे में ले जाएगा या फिर किसी और भी ज्यादा अजीब मुसीबत में डाल देगा? यही सवाल है जो हमें इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में आगे की यात्रा के लिए बेचैन कर देता है।